जैसा कि मित्रों पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ रहे थे के अंतर्गत मैंने 4 पंचवर्षीय योजना अर्थात चौथी पंचवर्षीय योजना को कंप्लीट कर लिया था। और आज जो रहेगी हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना रहेगी। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी एक्चुअली में अगर देखा जाए तो यह पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य ध्येय रहा था वो मैंने आपको बताया था कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, जो हरित क्रांति या श्वेत क्रांति, राइट, इन क्रांतियों को बढ़ावा देने के साथ साथ कृषि सिंचाई को पुनः वृद्धि के साथ गेहूं दालों पर भी इसने फोकस किया था। ओके, साथ ही साथ आपको मैंने बताया था कि इस पंचवर्षीय योजना में देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ था। ओके, क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था जिसमें बांग्लादेश को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो आपने इन चीज़ों को बेसिकली देखा था और आपको पता होना चाहिए कि भारत पाकिस्तान का जब युद्ध समाप्त हुआ उसके अंतर्गत जो शिमला समझौता हुआ था, तो शिमला समझौता में ही क्या हुआ था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा था उसको क्या किया गया था, खत्म किया गया था। अब बात ये आती है कि पांचवी जो पंचवर्षीय योजना रही है, इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो यह पंचवर्षीय योजना एक्चुअली में देखा जाए तो इसका कोई अलग विशेष ध्येय नहीं देखने को मिलता है। ओके, ना कोई ऐसा विशेष टारगेट देखने को मिलता है, क्योंकि इस पंचवर्षीय योजना की जब शुरुआत हुई थी तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के दौरान ही हमारे यहाँ पर आंतरिक राजनीतिकरण में विद्रोह होने लगे थे। तो राजनीतिकरण में जैसे जैसे विद्रोह में वृद्धि हुई तो यही पांचवी जो पंचवर्षीय योजना रही, इसका जो स्वरूप था या इसका किसी प्रकार की जो प्रकृति थी उसमें देखा जाए तो किसी प्रकार का जो लक्ष्य टारगेट है नहीं देखने को मिलता है। बेसिकली अगर इसमें अगर मेन जो पॉइंट है अगर देखे जाए तो देखा जाए तो इसके अंतर्गत आप जानते हो कि अलग अलग क्षेत्रों में कुछ कल्पनाएं जरूर की गई थी, कुछ ऐसे विचार विमर्श जरूर किए गए थे कि हम कुछ ऐसे क्षेत्र विशेष को ऐसा बढ़ावा दिया जाएगा। अब वो क्षेत्र विशेष क्या था, क्या ऐसा था, इस विषय में कोई संदर्भित प्रमाणिक जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन आप जानते हो इसी बीच में क्या हुआ था, जब इंदिरा गांधी सरकार थी, ओके, जब इंदिरा गांधी सरकार थी तो इंदिरा गांधी सरकार ने क्या काम किया कि इस पंचवर्षीय योजना के तहत एक मिनट, एक मिनट वेट करो। चलो, तो बात यही आती है कि एक मिनट, थोड़ा बिजी है। चलो, तो मैं यही बता रहा था कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, तो इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि यह पंचवर्षीय जो योजना रही है पांचवी, इसका जो मुख्य कोई ध्येय देखने को नहीं मिलता है। बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या राजनीतिकरण छिड़ गया था। और राजनीतिकरण के अंतर्गत आप देखोगे कि जो जयप्रकाश नारायण थे, ओके, तो जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था, एक राजनीतिक आंदोलन छेड़ दिया था। वो राजनीतिक आंदोलन इतना प्रभावी रहा है, इतना विस्तृत हो गया था, जिससे इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाना पड़ा, आंतरिक आपातकाल लगाना पड़ा। लेकिन आंतरिक आपातकाल की स्थिति नहीं थी, आंतरिक आपातकाल की स्थिति नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी आंतरिक आपातकाल को क्या किया, उन्होंने बढ़ावा दिया। इससे क्या हुआ कि यहाँ पर देखा जाए तो इस पंचवर्षीय योजना में जैसे जैसे राजनीतिकरण में विद्रोह होने लगे, तो बिहार में देखो, पंजाब में देखो, तो अलग अलग क्षेत्रों में इसके विद्रोह बढ़ने लगे। ठीक, अलग अलग क्षेत्रों में इसके जैसे विद्रोह बढ़ने लगे, तो इस विद्रोह होने की वजह से
इंदिरा गांधी की जब देखा जाए तो लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 5 बार जैसे कंप्लीट हुआ तो उन्होंने अपने कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ा दिया, यानी कि इन्होंने कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया। और जैसे ही 5 वर्ष से 6 वर्ष इन्होंने कार्यकाल किया तो इससे क्या हुआ कि आप जानते हो इनके उस समय देखा जाए तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था कि कोई भी मंत्रिमंडल की पूरी ऐसा मंत्रिमंडल नहीं था, लेकिन वहाँ पे प्रधानमंत्री जैसा चाहते थे उस प्रकार से व्यवस्थाएं थी हमारे संविधान में। लेकिन बाद में व्यवस्था को इसको कुछ परिवर्तन स्वरूप बदला गया, उसको संशोधन किया गया। ओके, तो इसके बाद फिर जो प्रधानमंत्री की खुद की जो विवेकाधीन शक्ति थी, एक प्रकार से यूज करते थे, तो वो शक्ति पर मंत्रिमंडल समूह, जब मंत्रिमंडल आया तो मंत्रिमंडल ने क्या काम किया, इस पे एक सामूहिक रूप से सलाहकारी एक सामूहिक संगठन बनाने की बात कही। ओके, तो इससे क्या होगा कि जो सामने का कोई भी अगर निर्णय लेंगे तो प्रधानमंत्री स्वैच्छिक निर्णय नहीं लेंगे, अगर वो निर्णय हैं तो वो सभी का एक सामूहिक, सभी की एक सहायता स्वरूप होना चाहिए। तो ये व्यवस्था बाद में आ गई थी, लेकिन इससे पहले अब देखा जाए तो ऐसी संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी। इंदिरा गांधी या कोई प्रधानमंत्री होते तो वो अब इस प्रकार से स्वैच्छिक काम करने में स्वतंत्र थे। तो इंदिरा गांधी ने क्या काम किया था, इसी को बढ़ावा दिया। ठीक, तो इंदिरा गांधी ने अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जैसे कार्यकाल खत्म हुआ तो इन्होंने कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया। ओके, तो कार्यकाल को इन्होंने 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया था। तो ये व्यवस्था देखा जाए तो इसके अंतर्गत देखने को मिलती है पांचवी पंचवर्षीय योजना में। लेकिन पांचवी पंचवर्षीय योजना अगर आप देखोगे तो ये 5 वर्ष की नहीं रही, ये 5 वर्ष से 1 वर्ष कम थी। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जैसे ही इस देखा जाए तो जैसे विद्रोह बढ़े, ठीक है, राजनीतिक विद्रोह छिड़ गए आपसी में, तो राजनीतिक विद्रोह जब छिड़े तो राजनीतिक विद्रोह की स्थिति में ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी, तो इस पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत इंदिरा गांधी ने क्या लगा दिया था, आंतरिक आपातकाल लगा दिया था। ठीक है, तो आंतरिक आपातकाल, जबकि ऐसी स्थिति नहीं थी, आंतरिक आपातकाल लगा दिया। तो इससे क्या हुआ कि जैसे जैसे जब आपातकाल जैसे ही लगा तो आप जानते हो क्या होता है कि आपातकाल की स्थिति में वैसे जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो इसका देखा जाए तो कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ जाता है, लेकिन उन्होंने एक निश्चित कार्यकाल कर लिया कि हाँ, कि कार्यकाल जो रहेगा आज से लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का रहेगा। ठीक, वैसे रहता तो 5 ही वर्ष का है, लेकिन उन्होंने लोकसभा का कार्यकाल को क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, इंदिरा गांधी पहली बात देखा जाए तो ये कांग्रेस से थी, तो कांग्रेस में और भी लोग इनकी पार्टी में सहमति थे, और भी पार्टी में सम्मिलित थे। तो इसी पार्टी में से, इसी पार्टी में कुछ लोग थे, ठीक, कुछ लोग थे जैसे कि अगर आप देखोगे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जो मोरारजी देसाई जी थे, मोरारजी देसाई। ओके, तो मोरारजी देसाई और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने फिर क्या किया था, इसी पार्टी से निकल के एक अपनी अलग से एक पार्टी बना ली, जनता पार्टी। इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी, जनता पार्टी। अगर जनता पार्टी अगर आप देखोगे तो यही एक्चुअली में देखा जाए तो बाद में ये बीजेपी के नाम से या एनडीए के नाम से जानी जाती है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ये बाद में भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, लेकिन इससे पहले ये कौन थी, जनता पार्टी थी। और इसकी उत्पत्ति अगर आप देखोगे ना तो आरएसएस से मानी जाती है। आरएसएस एक प्रकार का संगठन है, ठीक है, और इसकी शुरुआत जो की गई थी हेड गावार्ड ने की थी। ओके, जो हेड गावार्ड रहे हैं, इसकी शुरुआत हेड गावार्ड ने आरएसएस की शुरुआत की थी, संगठन बनाया था, राइट। तो ये संगठन जो है एक्चुअली में इसी संगठन के नाम से बीजेपी मानी जाती है, लेकिन ये किससे बनी थी, ये एक्चुअली में कांग्रेस की पार्टी से ही, अलग से जो लोग इसमें कांग्रेस पार्टी में थे उन्हीं से, जैसे श्यामा प्रसाद, मोरारजी देसाई, इन्होंने क्या की थी, अलग से एक अपनी जनता पार्टी बनाई। और जनता पार्टी देखा जाए तो उस समय जैसे ही कार्यकाल इसका खत्म हुआ, 6 वर्ष मैंने बढ़ा दिया, 6 वर्ष जब जैसे ही समाप्त हुए तो जनता पार्टी, फिर जब चुनाव हुए तो जनता पार्टी उसमें जीत गई। क्यों, क्योंकि आप जानते हो इंदिरा गांधी ने जब क्या किया, पहली बात तो कार्यकाल बढ़ाया था, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये थी कि इन्होंने कार्यकाल अपने स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय ले लिया था। और भी अगर आप देखोगे तो आंतरिक आपातकाल की स्थिति नहीं थी, फिर भी इन्होंने आंतरिक आपातकाल लगा दिया, ठीक, आंतरिक आपातकाल लगाई। ऐसे में लोगों की जो स्थितियां थी काफ़ी दयनीय हो गई, ठीक है। जो मार्ग थे बेसिकली, जो लेन देन
व्यवस्थाएं थी उस पर भी प्रभाव पड़ा। इस वजह से इंदिरा गांधी की जो सरकार थी फिर वो आने वाली सरकार से गिर गई। ओके, सरकार वो गिर गई। फिर किसकी सरकार बनी? 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, और जैसे ही जनता पार्टी की सरकार बनी तो इस सरकार ने क्या काम किया कि जो पंचवर्षीय योजना थी, राइट, जो पंचवर्षीय योजना थी, इस पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल 5 वर्ष का था उसे क्या किया इन्होंने खत्म कर दिया। यानी कि पाँच पाँच वर्ष इसके पूरे भी नहीं हुए थे पंचवर्षीय योजना के। ये अगर देखा जाए तो ये 1974 से 1979 तक के बीच में थी, राइट। लेकिन आप देखोगे तो ये पंचवर्षीय योजना जो रही है ये पूर्णतया देखा जाए तो 5 वर्ष ना होकर के ये 4 वर्ष तक चली। फिर इसे जनता पार्टी ने क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था, मतलब इसे समाप्त कर दिया था, हटा दिया था। ओके, तो इस प्रकार से अगर पूछा जाए एग्जाम में कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसका जो अपने कार्यकाल से पहले पूर्व ही समाप्त हो गई थी, तो वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और पूछा जाए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में राज्य प्रकाश के नारायण के नेतृत्व में इतना राजनीतिक विद्रोह हुआ था, तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था। ठीक है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इतना समझ में आना चाहिए। और फिर आप जानते हो क्या हुआ था कि जब जनता पार्टी की सरकार बनी, राइट, जैसे ही जनता पार्टी की सरकार बनी तो जनता पार्टी ने भी अगर आप देखा जाए तो इसने भी क्या किया था? विमुद्रीकरण किया था। ओके, इसने भी विमुद्रीकरण किया था। यानी कि जो विमुद्रीकरण का मतलब ये होता है कि मुद्रा का एक्सचेंज, यानी कि मुद्रा में विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण से क्या हुआ था? विमुद्रीकरण से ऐसा होता है कि कुछ जो काला धन होता है तो उसको निकालने के लिए, काला धन को निकालने के लिए क्या करते हैं, कुछ ऐसी काला धन को निकालने के लिए क्या होता है कि सरकार क्या करती है? विमुद्रीकरण करती है, अर्थात जो ओल्ड पुराने नोट रहते हैं उन नोट को वो एक्सचेंज कर देती है, राइट। तो इससे क्या होगा कि अगर किसी प्रकार का कुछ काला धन रखा है, किसी लोगों के पास रखा है, तो उससे क्या होता है कि यही एक्सचेंज या मुद्रा होती है, तो इससे उनके पास में जो काला धन होता है वो एक्चुअली में देखा जाए तो बेकार हो जाता है, राइट। तो इसी को बाहर निकालने के लिए, इसको बाहर निकालने के विमुद्रीकरण जब उन्होंने किया जनता पार्टी सरकार ने, तो इससे लोगों के मन में भड़क हो गई। लोगों के मन में विचार आया कि ये तो सरकार अभी अभी सरकार बनी, नई सरकार बनी, उसने विमुद्रीकरण कर दिया। तो विमुद्रीकरण जब उन्होंने किया तो अब क्या हुआ कि लोगों के जो मन में धारणा थी वो इस सरकार के प्रति निगेटिव हो गई। ठीक, इस सरकार के प्रति जैसी निगेटिव हुई तो फिर बाद में क्या हुआ कि यही जनता पार्टी की जो सरकार थी ये गिर गई। क्या हुआ? ये 1977 एक वर्ष तक चली, फिर ये जनता पार्टी की जो सरकार थी मोरारजी देसाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, ये एक ही वर्ष चली थी, राइट। तो इस प्रकार से आप जानते हो कि इन्होंने जैसी विमुद्रीकरण किया तो विमुद्रीकरण करने की वजह से आप जानते हो ये भी सरकार जो जनता पार्टी की थी ये गिर गई थी। तो ये कंडीशन एग्जाम में देखो पीसीएस प्रीलिम्स वगैरह में जो पूछे जाते हैं, पूछ सकते हैं कि विमुद्रीकरण पहली बार कब किया गया था? तो जनता पार्टी की जो सरकार थी इसने विमुद्रीकरण किया था, राइट। इसके बाद और भी क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं, जैसे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना रही जो 4 वर्ष तक रही, या कौन सी पंचवर्षीय योजना रही जो अपने समय से पूर्व ही समाप्त हो गई, तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना रही। ठीक है, और आंतरिक आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो वो भी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये माइंड में आपके सेट होना चाहिए। चलिए, तो इसमें 5वीं पंचवर्षीय योजना में और कुछ खास ज़्यादा है नहीं, बाद में फिर से देखा जाए तो जब क्या हुआ, जनता पार्टी ने भी देखा जाए तो धीरे धीरे जब इस पर प्रयास किया था तो जनता पार्टी ने एक रोल और लेके आई थी। जब इसने 5वीं पंचवर्षीय योजना खत्म कर दी तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की जगह ये रोलिंग प्लान लेकर आई थी, राइट। तो रोलिंग प्लान जो एक प्रकार से देखा जाए तो एक अनवरत प्रकार की योजना होती है जिसका कोई टाइम पीरियड निश्चित नहीं होता है, अनवरत होता है, राइट, अनवरत होता है, जिसका कोई टाइम पीरियड क्लियर नहीं होता है। तो यह रोलिंग प्लान जो लेकर आई थी वो जनता पार्टी लेके आई थी। ओके, चलिए, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, लिख लो एक बार रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान का मतलब यही होता है कि अनवरत एक प्रकार की योजना होती है जिसका कोई टाइम क्लियर नहीं होता है। जैसे पंचवर्षीय योजना, वार्षिक योजना, इनका एक टाइम फिक्स होता है, 5 वर्ष, 1 वर्ष, राइट, मध्यम अवधि की योजना। और रोलिंग प्लान एक ऐसी योजना होती है जिसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। तो ये ही रोलिंग प्लान एक्चुअली कौन लेके आई थी? जनता पार्टी लेके आई। लेकिन जनता पार्टी अपने देखा जाए तो विमुद्रीकरण, जैसे कि आप जानते हो इंदिरा गांधी की सरकार थी तो इंदिरा गांधी
पे क्या हुआ था कि शिकंजा कसा गया था, क्योंकि बहुत सारी इन्होंने संपत्तियों क्या किया था, जब्त किया था। मनमाने स्वैच्छिक रूप से ये क्या करती थी, अपनी शक्तियों का प्रयोग करती थी, राइट। ये तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को भी छीनने का इन्होंने प्रयास किया, उन्होंने पूरी शक्तियां इन्होंने प्रयास किया, छीन लिया था, ठीक। न्यायिक समीक्षा को भी इन्होंने छीना, लेकिन बाद में जनता पार्टी की सरकार आई तो जनता पार्टी की सरकार ने पुनः उनको न्यायिक समीक्षा दे दी थी, राइट। लेकिन आप जानते हो कि जैसे जैसे इनके जो राजनीतिक दल से जो लोग जुड़े थे, तो राजनीति में जब लोग जुड़े थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा से जो धन को क्या किया गया था, इन्होंने इकट्ठा कर लिया था। इस वजह से जनता पार्टी सरकार ने क्या किया था, विमुद्रीकरण किया था, ताकि इनके पास जो भी पैसा है तो इसका क्या किया जा सके, इसको बाहर किया जा सके, राइट। इस वजह से किया गया था। लेकिन लोगों के मन में धारणा कुछ अलग ही हो गई, तो उन्होंने क्या किया कि ये अभी नई नई सरकार बनी है, उसने विमुद्रीकरण कर दिया, पैसा ही बंद कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि महंगाई में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, और जैसे ही महंगाई में वृद्धि हुई तो इससे क्या है, लोगों के मन में निगेटिव हुई, और निगेटिविटी पॉइंट गए, और इससे लोगों ने क्या किया, इस सरकार में जो भी लोग जुड़े थे या कोई भी थे, उन्होंने विद्रोह किया, और ये फिर जनता पार्टी गिर गई। फिर पुनः फिर कांग्रेस की सरकार आ गई थी, ठीक है। चलो, फिर इंदिरा गांधी की पुनः फिर सरकार बनी थी। चलिए, तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत ये मुख्य मुख्य पॉइंट थे, इतना आपको समझ में आना चाहिए। और इसी पांचवी पंचवर्षीय योजना में एक काम और देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट किया गया था, वो किया गया था काम के बदले अनाज। काम के बदले अनाज, इसको थोड़ा आप लिख लेना, काम के बदले अनाज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, एग्जाम के लिहाज से, क्योंकि ये काम के बदले अनाज का मतलब ये था कि उस समय अगर देखा जाए तो जब आंतरिक आपातकाल लगा था, आंतरिक आपातकाल लगा था, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ था कि आंतरिक आपातकाल की स्थिति में बहुत से ऐसे जो वंचित वर्ग थे, उनके यहाँ पर देखा जाए तो खाद्यान्न को लेकर के समस्याएं थीं, जलापूर्ति को लेकर के समस्याएं थीं। तो फिर सरकार ने इस पर काम करना प्रारंभ किया, सरकार ने काम करना प्रारंभ किया। उसने कहा कि अगर जो व्यक्ति काम करेगा उसके बदले हम उसे अनाज देंगे, राइट। तो ये जो योजना थी बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और यही योजना देखा जाए तो ये 1995 तक चली, आप खुद सोच सकते हो, ओके। 1977-78 में जब जनता पार्टी के द्वारा इस योजना को लाया गया, और ये 1995 तक चली, काम के बदले अनाज। चलो, तो ये से कौन लेके आया था, जनता पार्टी। तो ये आप लिख लेना कि कौन कौन सरकार कौन कौन सी योजनाएं लेके आई। चलो, तो ये चौथी एवं पांचवी पंचवर्षीय योजनाएं थी, इनको पांच पंचवर्षीय योजना ही तक इंपॉर्टेंट है, इनके आगे हम पंचवर्षीय योजनाएं नहीं पढ़ेंगे। और अब हम पढ़ने वाले हैं नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ेंगे। और अभी तक देखा जाए तो हमारे देश में देखा जाए तो ये बंद इकोनॉमी के रूप में व्यवस्था एक प्रकार से चलती रही, क्योंकि आप जानते हो कि जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था, भारत देश स्वतंत्र होने के बाद में हमारी जो इकोनॉमी थी वो बंद थी, ओके। कैसी थी, वो बंद थी। क्यों, इसका रीजन यही था कि अगर हम किसी प्रकार की इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी अगर हम कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आप जानते हो कि पहले जैसे जैसे लोगों अपने मन में एक प्रकार से जो हमारे यहाँ पे जो राजनीतिक दल के जो पार्टी के लोग थे, वो यही सोचते थे, जिनकी सरकार थी वो यही सोचती थी कि अगर हम अपनी इकोनॉमी को ओपन कर देते हैं, तो फिर जिस प्रकार से हम पहले उपनिवेश रहे हैं उसी प्रकार से पुनः हम उपनिवेश ना हो जाएं। तो इस प्रकार से इसे चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन नहीं किया था। लेकिन आप जानते हो कि जैसे जैसे विदेशियों का प्रभाव पड़ा, विदेशी सरकार का प्रभाव पड़ा कि देखो अपनी इकोनॉमी को ओपन कीजिए, और अपनी इकोनॉमी को अगर ओपन नहीं करोगे तो आप निश्चित रूप से ना ही आप एफडीआई को प्राप्त कर पाओगे, ना ही किसी प्रकार अपना विकास कर पाओगे, ओके। ओपन इकोनॉमी को अभी हम बताएंगे किसी से, बंद इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी एक्चुअली में होती क्या है। लेकिन आप जानते हो नई आर्थिक नीति का मतलब यही है कि अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार करना, अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार करना, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो आप जानते हो कि इसके अंतर्गत आप जानते हो कि जो इकोनॉमी हमारे देश की है, इस इकोनॉमी के अंतर्गत हम खुद का व्यापार करने के साथ साथ विदेशी लोग भी हैं, वो भी हमारे यहाँ क्या कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं, या वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का वो निवेश कर सकते हैं, एफडीआई आ सकता है उससे। इस चीज़ को लेकर के सरकार ने क्या किया था, नई पॉलिसी को लेकर के आई थी। लेकिन नई पॉलिसी अगर हम इसके विषय में देखें, चलो एक मिनट। तो मित्रों, जैसा कि हम नई आर्थिक नीति पढ़ेंगे, ठीक है, और नई आर्थिक नीति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह हमारे देश के विकास के लिए, देश की आर्थिक समृद्धि के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो एलपीजी को पढ़ोगे, इसका मतलब ये है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है। उदारीकरण और निजीकरण, वैश्वीकरण एक्चुअली में क्या होता है, इसको हम थोड़ा
मेन मेन पॉइंट में समझ लेंगे। ज़्यादा गहराई से अगर समझते हैं तो फिर आप देखोगे लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नहीं, केवल बेसिकली एक जनरल साइंस के अकॉर्डिंग ही हम आपको समझा देंगे। वैश्वीकरण, चलो, तो अगर आप देखोगे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक्चुअली में होता क्या है, तो पहली बात तो ये है कि नई आर्थिक नीति लाने के क्या कारण थे। ठीक है, तो जब नई आर्थिक नीति जैसे 1991 में आई, तो नई आर्थिक नीति का मुख्य अगर ध्येय देखा जाए तो सबसे पहली बात तो ये थी कि अपने देश का क्या करना था, उनको आर्थिक विकास करना था। अपने देश का आर्थिक विकास करना था, और इस विकास के अंतर्गत जैसे सामाजिक विकास, राइट, जिसे हम समावेशी विकास भी बोलते हैं। जैसे समावेशी विकास के अंतर्गत तो सभी विकास आ जाते हैं, जैसे वित्तीय विकास है, तो वित्तीय विकास को बढ़ावा देना था, सतत विकास को भी बढ़ावा देना था। ओके, सतत विकास, वित्तीय विकास और सामाजिक विकास, सतत विकास। ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअली में देखा जाए सतत विकास एक अलग ही विकास होता है, लेकिन समावेशी विकास के अंतर्गत आप जानते हो वित्तीय विकास है, सामाजिक विकास है, आर्थिक विकास है, इन विकासों को क्या कर लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं। राइट, तो इस विकास को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि इससे क्या होगा कि अगर हम इस चीज़ को फोकस करते हैं, समावेशी विकास को अगर हम फोकस करते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने देश में जितने भी विकास हैं, वित्तीय हों, चाहे वो सामाजिक हों, आर्थिक हों, राजनीतिक हों, सभी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती थी आर्थिक विकास को लेकर के, राइट, क्योंकि आप जानते हो हमारे यहाँ पर इतने पर्याप्त रूप से संसाधन नहीं थे, ना ही हम इतने संसाधनों को जुटा पा रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही इतना राजनीतिकरण छड़ा था, इतना ज़्यादा राजनीतिकरण, विद्रोह हुआ, आंतरिक आपातकाल लगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पर संसाधनों को लेकर के या व्यापार को लेकर के ये जो व्यवस्थाएं थी, परिवहन सुविधाएं जो थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई, और इससे आप जानते हो आर्थिक विकास में अवरुद्धता देखने को मिली। इसी वजह से आप जानते हो हमारे यहाँ पर जनसंख्या पे तो नियंत्रण नहीं हुआ, जनसंख्या में कंटिन्यू वृद्धि रही, लेकिन हमारे यहाँ पर आर्थिक संसाधनों को लेकर के फिर से एक जो गति थी उसमें क्या है, कमी देखने को मिली। अब बात ये आती है कि एक तो कारण ये माना जाता है, दूसरा कारण माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए, जैसे रूस है या अन्य भी देश थे, उन्होंने भारत देश को काफ़ी दबाव डाला, उन्होंने कही अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन इकोनॉमी कीजिए। राइट, अगर आप ओपन इकोनॉमी अगर करते हो तो निश्चित रूप से आपके यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवेश करेंगे, उद्योग स्थापित करेंगे, इससे आपके यहाँ पर रोजगार मिलेगा, आपके यहाँ पर उत्पादन होगा। ओके, और मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रोडक्ट बनेंगे, वस्तुएं बनेंगी, सेवाएं में वृद्धि होगी। राइट, तो इससे क्या है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा, आर्थिक संसाधनों में वृद्धि होगी। तो यह व्यवस्था, यह विचार जो विमर्श थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जब हमारे यहाँ के लोगों को जागरूक किया गया, तो फिर नई आर्थिक नीति लेकर आई थी। राइट, नई आर्थिक नीति के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो इसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की व्यवस्था को लाया गया था। तो उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, ये एक्चुअली में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर पहले अगर आप देखोगे तो जो भी उद्योग स्थापित किए जाते थे, तो उनके लिए क्या होता था, पहले लाइसेंस अनिवार्य किया गया था। ठीक है, और लाइसेंस आप जानते थे, अब ऐसा नहीं था कि ये जो लाइसेंस था एक्चुअली में क्या सभी उद्योगों को दिया जा सकता था, नहीं, लेकिन ऐसे कुछ रेयरली जो उद्योग होते थे जो सरकार के घनिष्ठ संबंध रखते थे, सरकार पे विश्वास रखते थे, उन पे ये देखा जाता था, तो सरकार उसी चीज को लेकर के क्या करती थी, उनको लाइसेंस प्रोवाइड कराती थी। ठीक है, अगर उनके पास अगर लाइसेंस नहीं होता था तो वो उद्योग स्थापित नहीं होता, तो लाइसेंस पहले अनिवार्य था। ठीक, क्या था, लाइसेंस की जो व्यवस्था थी एक्चुअली में देखा जाए तो उदारीकरण में क्या की गई, इसे फिर बाद में खत्म किया गया था। उदारीकरण में इसे क्या किया गया था, खत्म किया गया था। लाइसेंस की जो व्यवस्था थी इसे उदारीकरण के अंतर्गत खत्म किया गया। उदारीकरण का मतलब यही होता है कि जो भी उद्योग स्थापित करने की जो प्रक्रिया है या जो भी स्टैब्लिश की जो प्रक्रिया है, उसके तहत जो भी सरकार कठिन से कठिन मानदंड अपनाए हुए हैं, उन मानदंडों को क्या करना है, सरकार को खत्म करना है, और अपने उदारीकरण की नीति के तहत जो भी उद्योग स्टैब्लिश होगा, उस उद्योग के तहत आप जानोगे उसे स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। अगर वो किसी प्रकार से अपने को स्वतंत्र रूप से अगर वो कार्य करता है तो निश्चित रूप से वो क्या कर लेगा, अपने का विकास करेगा। राइट,
तो इस उद्देश्य हेतु आप जानते हो उदारीकरण की जो नीति थी वो उसका मुख्य यही कारण था कि जो उद्योग स्टैब्लिश होंगे, ठीक है, उसमें जो लाइसेंस की जो प्रोवाइड की सुविधा दी गई थी उसको क्या किया गया था, खत्म किया गया था। चलिए, तो इतना समझ में आ गया। एक मिनट। चलो, दूसरी बात है निजीकरण। निजीकरण में आप जानते हो कि जैसे आपको मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमी की जो व्यवस्था है वो है मिश्रित, ठीक, और मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आप जानते हो कि यहाँ पर सरकार के साथ साथ निजी व्यक्ति भी क्या कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कर सकते हैं, राइट। लेकिन सरकार क्या कर सकती है, या तो इसको आर्थिकरण कर सकती है, यानी कि कोई भी जैसे उद्योग है या स्टेब्लिश किया गया है तो उसका अगर औद्योगिकीकरण ना हो तो औद्योगिकीकरण कर सकती है, या उद्योग को वो विनिवेश करना हो तो विनिवेश भी कर सकती है, राइट। तो इसलिए हमारे यहाँ पर देखा जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो निजीकरण का यहाँ मतलब यही होता है, अर्थात तात्पर्य यही होता है कि अगर कोई भी उद्योग स्थापित किया गया है तो वो उद्योग जो है वो निजी किसी कर्ता को या कोई निजी ऐसी संस्था को दे दिया जाएगा, ताकि उसके माध्यम से वहाँ की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी उनकी रख रखाव है, उसको क्या करेगा, निजी व्यक्ति या संस्था उसको क्या करेगी, प्रबंधन करेगी, राइट। तो निजीकरण का तात्पर्य यही था कि अगर कोई भी उद्योग स्टैब्लिश किया जाता है, राइट, तो उसमें क्या होना चाहिए, निजी व्यक्तियों का भी हस्तक्षेप होना चाहिए, राइट। अगर सरकार हस्तक्षेप करती है, अगर सरकार उसमें 50% प्लस अगर अपना निवेश करती है तो वो ठीक है, सरकार का हो जाएगा, वो पीएसयू में चला जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि निजीकरण के अंतर्गत इसमें साथ ही साथ आप जानते हो कि इसके अंतर्गत अगर निजीकरण किया जाता है तो इसमें क्या होता है कि सरकार का हस्तक्षेप तो हो सकता है, लेकिन अगर इसके अंतर्गत 50% प्लस 1%, 50% प्लस 1, अगर यानी 51% अगर निवेश किसी निजी प्राइवेट संस्था या किसी कंपनी व्यक्ति द्वारा अगर किया जाता है तो वो व्यक्ति क्या है, उसका अपना प्रबंधन करेगा, अपने वहाँ की जो भी मानदंड हैं या किसी प्रकार से वहाँ के रख रखाव हैं, व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, तो वो कौन देखेगा, वहाँ की संस्था देखेगी, प्राइवेट संस्था, राइट। तो इसलिए ये निजीकरण की भी व्यवस्था की गई थी, एक निजीकरण की भी व्यवस्था की गई थी। वैश्वीकरण का अगर आप मतलब समझोगे तो वैश्वीकरण में अगर आप देखोगे तो इसका रीजन यही है कि अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको व्यापार के माध्यम से, व्यापार परिवहन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करना था, एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में क्या करना है, व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुला छोड़ देना है। यानी कि हर एक देश आपकी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में या आपकी इकोनॉमी के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, वो निवेश कर सकते हैं। ओके, आप भी किसी देश में निवेश कर सकते हो और वो देश जो है वो आपके में भी निवेश कर सकता है। तो ये वैश्वीकरण की व्यवस्था की गई। और वैश्वीकरण में आप जानते हो केवल व्यापार को ही हम नहीं ले सकते हैं, इसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर प्रकार के क्या है, एक व्यापार हो सकता है, व्यवस्थाएं हो सकती हैं, या क्या हो सकता है, एक सहसंबंध हो सकते हैं, या किसी प्रकार का एमओयू हस्ताक्षर किसी में भी आप कर सकते हो। तो वैश्वीकरण का कारण रीजन मतलब यही माना जाता है, तात्पर्य यही माना जाता है कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप इस प्रकार से इकोनॉमी को आप खोल दीजिए ताकि विदेशी व्यक्ति भी या विदेशी सरकार भी, विदेशी व्यक्ति भी क्या कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने निवेश कर सकें या उद्योगों को स्टैब्लिश कर सकें, राइट। तो यही जो थी हमारी अर्थव्यवस्था का क्या किया गया था, वैश्वीकरण भी किया गया था, राइट। तो नई आर्थिक नीति का मुख्य कारण यही था कि हमारी जो बंद इकोनॉमी थी, इस इकोनॉमी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करना था, ओपन करना था। चलो, तो इससे क्या होता है कि इससे कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को स्टैब्लिश किया जाएगा, रोजगार में वृद्धि होगी, एफडीआई में वृद्धि होगी, ठीक है, उत्पादन में वृद्धि होगी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप अपने पैसे की, अपने मूल्य की क्रय शक्ति क्षमता को आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कई चीज़ें, धारणाएं देखने को मिल सकती हैं। तो यही कारण से क्या किया गया था, नई आर्थिक नीति थी, इसका क्या किया गया था, वैश्वीकरण किया गया था। चलिए, तो यही नई आर्थिक नीति है और इसके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं ये हमने आपको बता दिए हैं। वैसे इससे कभी क्वेश्चन ज़्यादातर बनता नहीं है और पूछा जाता है कि वैश्वीकरण क्या, उदारीकरण क्या, निजीकरण क्या है, तो इसके अंतर्गत आप इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे शेयर मार्केट की।
एक्चुअली में शेयर मार्केट क्या होता है इसके विषय में हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे। तो शेयर मार्केट का मतलब या स्टॉक मार्केट है, ठीक है, एक्सचेंज जो बाजार है, इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी देश है और देश में अपनी एक मुक्त अर्थव्यवस्था या बाजार व्यवस्था होती है, राइट। पहली बात तो आप इसको समझो, शेयर मार्केट होता क्या है। शेयर मार्केट का तात्पर्य यही होता है कि अगर किसी देश में जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, इसमें किसी प्रकार का सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, और बिना सरकार के हस्तक्षेप के ही क्या किया जाता है, जितने भी वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, का क्या किया जा सकता है, लेन देन किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किया जा सकता है। ओके, लेकिन हाँ, सरकार इस चीज को मैनेज कर सकती है, अलग बात है, लेकिन सरकार इसमें पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण नहीं करती है, क्योंकि ये चीजें जो है, शेयर मार्केट निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा देता है, राइट। तो ये मुक्त बाजार प्रणाली को क्या करता है, बढ़ावा देता है, यानी कि जो मुक्त बाजार प्रणाली होती है उसका ही एक प्रतिस्वरूप होता है। ओके, तो शेयर मार्केट में आप जानते हो, इतना तो समझ में आ गया, यानी कि हस्तक्षेप के बिना सरकार के हस्तक्षेप बिना सरकार के हस्तक्षेप के बाजार को लेन देन के माध्यम से विनियमित करना, ठीक आ गया। चलो, तो इतना तो आपने समझ लिया कि शेयर मार्केट क्या होता है। यहाँ पे किसी प्रकार का सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन हाँ, सरकार इस चीज़ को मेंटेन कर सकती है, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करती है, राइट। लेकिन आप जानते हो शेयर मार्केट में, मार्केट को तो आप समझते ही हो, ठीक, मार्केट तो आप जानते ही हो कि जो मार्केट हमको दिख रहा है, जो भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे प्रोडक्ट बनता है, और उस प्रोडक्ट को जहाँ भी हम उसको सेल करते हैं या कोई परचेज करते हैं लोग, तो ये शेयर करना, परचेज करना, ये सब कुछ आ जाता है मार्केट के अंतर्गत। ओके, मार्केट के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन आपको मैंने बताया, आपको ने यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर अगर आप देखोगे तो ये एक प्रकार का अंश होता है या हिस्सा होता है। अब वो अंश क्या है या हिस्सा क्या है, ये अगर हम इस पे बात करें तो ये कुछ भी एक ऐसा अंश, वस्तु या प्रोडक्ट या सेवा का आप ले सकते हो जो देखा जाए एक मार्केट इकोनॉमी के अंतर्गत, ठीक, आर्थिक बाजार के अंतर्गत वो लेन देन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह क्या हो सकता है, वो हस्तांतरण कर हो सकता है। यानी कि किसी किसी विशेष कंपनी में अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया है, ठीक है, वो भी प्रोडक्ट बनाया गया है, वो प्रोडक्ट जो है कोई विशेष किसी कंपनी से बनकर के कोई ऐसे बड़े व्यक्ति या मालिक के पास, व्यापारी के पास जाता है, वो डायरेक्ट उस कंपनी से परचेज करता है। ओके, वो डायरेक्ट उस कंपनी से परचेज करता है, तो वही कंपनी क्या है, इसको अलग से क्या करती है। यहाँ पे एक चीज़ें और सुन लो, देखो शेयर मार्केट में पहले, हाँ चलो, यहाँ पे चीज़ें यही है, जैसे जैसे आप जानते हो कि यहाँ कंपनी है, ठीक, कंपनी ने क्या किया, एक प्रोडक्ट बनाया, और वो प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअली में क्या किया गया, उसको किसी व्यापारी द्वारा सीधा अगर वो कंपनी में परचेज करता है, तो जैसे वो कंपनी में परचेज करता है तो वो अपने पास लेके आएगा, ठीक है, अपने पास लेके आएगा, फिर वो उसका क्या करेगा, अलग अलग करके इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और अलग अलग हर जगह वो क्या करेगा, इसको शेयर करने का, सेल करने का वो प्रयास करेगा। तो अब जैसे वो क्या करता है, इस चीज़ को अलग अलग क्षेत्रों में इसको बेचने का प्रयास करेगा, तो यही एक्चुअली में क्या कहलाता है, शेयर, ठीक है, शेयर। और शेयर के अंतर्गत आपने एक शब्द पढ़ा होगा, इक्विटी। इक्विटी क्या है, ये एक प्रकार का देखा जाए तो किसी वस्तु प्रोडक्ट का एक हिस्सा माना जाता है, जो देखते हैं कि एक शेयर मार्केट के अंतर्गत जब उसे बेचते हैं तो वही ये हिस्सा देखा जाए तो उसका एक प्रतिभूति के रूप में उसको एक मेंटेन किया जाता है, वही इक्विटी कहलाता है। ओके, समझ में आ गया कि नहीं। जैसे आप जानते हो कि अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, एक वो प्रोडक्ट है, अगर वही प्रोडक्ट एक्चुअली में देखा जाए तो वो इक्विटी के रूप में है, इक्विटी के रूप में है। अब कहीं वो जब शेयर किया जाता है, सेल किया जाता है, तो उसके लिए एक प्रतिभूति जारी की जाती है। अभी हम प्रतिभूति बताएंगे, प्रतिभूति जारी की जाती है। प्रतिभूति एक्चुअली में देखा जाए तो ये देखा जाए तो एक प्रकार से प्रपत्र होता है, कुछ नहीं है, ये एक प्रकार का प्रपत्र होता है, जिसको मतलब एक लिखित प्रपत्र होता है, और ये अनबार होता है। कैसा होता है, अनबार होता है, इसकी वैल्यू होती है,
यानी कि अगर आप कोई चीज़ मार्केट से लेते हो, प्रोडक्ट लेते हो, तो वो लेन देन में एक देखा जाए तो वो प्रतिभूति जारी करती है कि हाँ, अगर आपने इस चीज़ को इतना इतना मेंटेन किया है, इतना वस्तु खरीदी है या कुछ भी किया है, उसके लिए एक प्रपत्र जारी करते हैं और उस प्रपत्र पे जो भी इकोनॉमी में जो भी मार्केट में आपने चीज़ें परचेज की हैं, उसका पूरा रख रखाव डाटा सब कुछ उसमें आंकड़ा जुटाया जाता है, उसमें रखा जाता है, राइट। तो वो एक अनिवार्य होता है, ठीक है, अनिवार्य होता है। तो यही क्या कहलाता है, प्रतिभूति। और प्रतिभूति कुछ नहीं है, केवल एक्चुअली में देखा जाए तो यह एक प्रकार से प्रपत्र होता है और निश्चित रूप से जब आप लेन देन करते हो तो लेन देन करने में ही प्रपत्र जो होता है वो काम आता है, राइट। चलो, अब बात यही आती है कि जैसे आप जानते हो कि क्या होता है कि यही इक्विटी के रूप में जब आप क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जब आप शेयर करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, शेयर करते हैं, हस्तांतरण करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि प्रतिभूति जारी होती है, राइट। क्या होती है, प्रतिभूति जारी होती है। और इस प्रतिभूति के अंतर्गत आप जानते हो क्या है, पूरा बायोडाटा होता है कि कहाँ से कहाँ कैसा लिया जाएगा, कैसा क्या किया जाएगा, ठीक है। व्यापार का लेन देन, ट्रांजेक्शन का जो भी आंकड़ा संबंधी डाटा होता है वो इसमें मैनेज किया जाता है। चलिए, तो यही होता है कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट से संबंधित लेन देन है, उसके संबंधी जो भी गणना है, कैलकुलेशन है, ठीक है, या इससे संबंधित जैसे पैसा का आंकड़ा डाटा है, जो भी है वो एक प्रतिभूति है। आपने देखा होगा कि जब वो एक जगह से माल जहाँ से बनता है और दूसरी जगह जब जाता है, राइट, तो जब एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो वहाँ पर क्या है, एक रजिस्ट्री दिखाई नहीं, रजिस्ट्री जो लिखित रखी होती है, रजिस्ट्री के रूप में आपने देखा होगा, वो दिखाता कि हाँ इतना इतना सामान यहाँ से आया, इतना पैसा में आया। ये क्या है, ये एक प्रकार से देखा जाए तो एक प्रतिभूति होती है। क्या होती है, प्रतिभूति होती है, जो एक्चुअली में एक बाजार में के अंतर्गत व्यापार को लेन देन में एक जगह से दूसरी जगह जब वस्तु का हस्तांतरण किया जाता है, उसमें इस प्रतिभूति को अनिवार्य रूप से वहाँ पे दिखाया जाता है कि हाँ यहाँ से माल इतना आया और इस प्रकार से ये जा रहा है, इतना मूल्य का है। ये सब क्या होता है, प्रतिभूति होता है। एक प्रकार से आप कह सकते हो रसीद, रसीद या इसे हम अधिकार पत्र भी बोल सकते हैं। और ये मान्यता प्राप्त होती है, राइट, जिस कंपनी से बनता है उससे ये मान्यता प्राप्त होती है। चलिए, अब बात ये आती है कि शेयर मार्केट तो आप जानते ही हो, एक्चुअली में देखा जाए तो शेयर मार्केट में इसका प्रबंधन करने के लिए पहले देखा जाए तो 1956 में भी एक संविदा जो शेयर मार्केट का संविदा एक अधिनियम पारित किया गया था। तो उसके तहत आप जानते हो यहाँ पर शेयर मार्केट को पहले प्रबंधन किया जाता था, राइट। शेयर मार्केट को पहले ये प्रबंधन किया जाता था, लेकिन बाद में देखा जाए तो 1992 में जब सेबी आया, सिक्योरिटी बोर्ड, जो वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जब आया 1992 में, इसे वैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है। वो अब तो इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 1992 में, लेकिन वैसे ये बना था 1988 में था, 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। लेकिन उसी से क्या होता है कि यहाँ पर जितना भी शेयर मार्केट है, इसका जो भी इससे संबंधित किसी भी प्रकार की अगर आंकड़े दिए जाएं या नए नए रूल बनाए जाएं या कोई भी नया संबंधित कोई भी देखे जाएं, तो कोई प्रावधान प्रोविजन अगर ऐड किया जाए या उससे बहिष्करण किया जाए, तो वो क्या करता है, वो सेबी में ही संशोधन, यानी उसका एक अधिनियम है, संवैधानिक रूप में उसे जब मान्यता दी गई है तो उसके तहत उसमें संशोधन करके वो शेयर मार्केट को मैनेजमेंट किया जाता है, राइट। तो यही होता है शेयर मार्केट, और इसका प्रबंधन कौन करता है, वो सेबी करता है। लेकिन सेबी एक्चुअली में देखा जाए ना, तो देखा जाए तो वो खुद ही नहीं करती है, लेकिन वो क्या करता है, एक मैन्युफैक्चरिंग, अभी हम देखो उस पर बात करेंगे, उस पर हम बात करेंगे थोड़ा, इस पर एक प्रकार से शेयर मार्केट को पहले डिटेल से समझ लो, सेबी के बारे में हम बाद में समझ लेंगे। शेयर मार्केट को आप डिटेल से थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, शेयर मार्केट में जैसे सबसे पहले क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट बनता है, राइट, कोई प्रोडक्ट बनता है। अब वो प्रोडक्ट जो है किसी कंपनी में बना, ठीक, किसी कंपनी में बना, वही प्रोडक्ट क्या होता है कि कोई वस्तु, कोई भी, या तो या ये जो प्रोडक्ट है मार्केट में कैसे आता है, मार्केट में कैसे आता है। कोई प्रोडक्ट मान लो कंपनी में बन गया, ठीक, वो एक निश्चित मूल्य पर निर्धारित होता है, वहाँ पर जो भी एक्साइज ड्यूटी लगेगी वो गवर्नमेंट अपना लगाती, सब कुछ है। इसके बाद उसका एक निश्चित मूल्य हो जाता है। अब उस मूल्य से क्या होता है, जब वो मार्केट में आता है तो मार्केट में ऐसे नहीं आ जाता है डायरेक्ट मार्केट में आ गया, उसके लिए आप जानते हैं वहाँ पर भी बहुत अलग अलग से क्या होते हैं, आपने देखे हों, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े लेन देन वाले होते हैं,
तो वहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसको खरीदते हैं, वो एक थोक के रूप में उसको खरीदते हैं, ठीक है। कंपनी कभी भी आपने देखा हो, एक एक आप जैसे कोई भी माल मार्केट अगर कंपनी के पास जाते हो लेने, तो वो ऐसा नहीं देगी कि 10 रुपए का आप माल ले जाओ, 15 का ले जाओ, वो थोक में देती है। तो यहाँ पर बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं वो डायरेक्ट कंपनी से चीज़ें परचेज करते हैं, और जैसे डायरेक्ट परचेज करते हैं तो वही क्या करते हैं, जैसे मार्केट में लेके आते हैं तो मार्केट में क्या करते हैं, वही अलग अलग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक, अलग अलग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसे क्या कर देते हैं, फिर मार्केट में शेयर करते हैं, ठीक। वही मार्केट में क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं। चलो, तो वो एक निश्चित मूल्य के आधार पर होता है। अब इसका जो मूल्य होता है, जैसे गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है, काफ़ी चीज़ें हैं जो मूल्य एक निश्चित हो जाता है, वो गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि मार्केट भी दो प्रकार का होता है। वो मार्केट में आप जानते हो, एक तो मार्केट ऐसा होता है जो निजी मार्केट संबंधित, पूंजीवादी व्यवस्था से संबंधित जो मार्केट होता है, वहाँ पर कंपनियाँ अपना मूल्य डिसाइड करती हैं, ठीक। और एक मार्केट ऐसा होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, वहाँ पर एक सरकार मूल्य डिसाइड करती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर देखा जाए ना, हमारे यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट के अंतर्गत अगर दोनों प्रकार से है, ठीक है, गवर्नमेंट भी अपना मूल्य डिसाइड करती है और बेसिकली जो कंपनियां हैं, निजी संस्थाएं हैं, निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां हैं, वो भी अपनी प्रोडक्ट बन रहा है उसको डिसाइड करती है। लेकिन हाँ, उस पर एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट लगाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन मूल्य जो उसका निश्चित निर्धारित किया जाता है, वो कौन करती है, वो करती है प्राइवेट कंपनी जो भी है, ठीक है। और जो सरकारी कंपनी है वो सरकारी करती है। तो आप जानते हो, जैसे अगर मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट अगर शेयर किया जा रहा है, अगर वो शेयर किया जा रहा है ना, तो उसमें अगर सरकार हस्तक्षेप करती है तो निश्चित रूप से आप जानते हो कि वो सरकार की कंपनी के द्वारा वो बनाया गया है, सरकारी कंपनी से बना है। तो सरकार क्या कर सकती है, उस मूल्य को एक निश्चित रूप मूल्य पे डिसाइड कर देती है। यानी कि जैसे कोई पार्ले बिस्कुट है, राइट, अगर पार्ले बिस्कुट है वो अगर 5 रुपए का है, ठीक है, तो वो 5 रुपए का ही बेचेगा, पूरे भारत में 5 रुपए का ही बिकेगा। चाहे आप यूपी में ले लो, एमपी में ले लो, कहीं भी ले लो, 5 रुपए का बेचेगा। ऐसा नहीं है कहीं पे 10 रुपए का है, कहीं 6 रुपए का है, ऐसा नहीं मिलेगा। वो हर उसका एक मूल्य डिसाइड हो जाता है, निश्चित मूल्य डिसाइड हो जाता है। तो अगर सरकार वो चीज़ को मूल्य डिसाइड कर देती है कि इस मूल्य पर ये प्रोडक्ट बिकना चाहिए, तो उस मूल्य पर वो क्या किया जाता है, बेचा जाता है। जबकि अगर कोई कंपनी डिसाइड करती है, तो कंपनी देखो, अगर कंपनी डिसाइड करती है तो कंपनी का अपना एक क्राइटेरिया होता है। ऐसा नहीं है कंपनी अगर डिसाइड कर दी है तो वो मूल्य के आधार पर आप कहीं भी बेच दो। तो इससे क्या होगा कि जो भी सरकार ने डिसाइड किया है, तो इस डिसाइड के आधार पर इसकी जो सरकार के डिसाइड किया गया जो मूल्य है, फिर उसको विनियमित नहीं हो पाएगा ना वो इतना बिक पाएगा। क्योंकि ये प्राइवेट जो संस्थाएं होती हैं, ये अपना मूल्य जो है उतार चढ़ाव के हिसाब से, यहाँ मार्केट की मांग और आपूर्ति के हिसाब से ये कम ज़्यादा करती रहती हैं, कम ज़्यादा करती रहती हैं। तो इसलिए आप जानते हो कि जितनी ये कंपनियां हैं प्राइवेट सेक्टर की, तो वो एक उनका जो मूल्य है ना, वो एक निश्चित नहीं होता है, का मूल्य जो है वो निश्चित नहीं होता है। तो वो अपने मूल्य का अलग अलग उसका डिसाइड होता है, वो मांग और आपूर्ति के आधार पर ये उत्पादन करती हैं, उसी हिसाब से ये मूल्य डिसाइड कर देती हैं। लेकिन एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट जो लेती है वो उसका उनका एक फिक्स होता है, ठीक, वो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उनका फिक्स रहता है गवर्नमेंट का। लेकिन ये इनका जो प्राइस रहता है मार्केट में प्रोडक्ट का, वो भिन्न भिन्न ये अपने हिसाब से शेयर करती हैं। चलिए, तो इतना समझ में आ गया। लेकिन आप जानते हो यही जो प्रोडक्ट है, जब ये आता है व्यापारी इसको परचेज करता है, तो ये क्या करता है, इसको अलग अलग तरीके से इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग क्षेत्रों में ये बेचता है। जैसे आपको मैं बता दूं, मान लो 500 करोड़ रुपए के क्या किया गया, कंपनी से किसी ने परचेज किया सामान, बहुत सारा सामान परचेज किया गया, 500 करोड़ रुपए परचेज किया किसी ने। अब वो क्या करता है, अलग अलग मार्केट में क्या करेगा, बड़े बड़े इसको ब्रोकर होते हैं, ठीक है, और जैसे तेड़िया है, लेदड़िया है, ये आपने शब्द सुने हो, इनसे इनके माध्यम से क्या किया जाता है, यही जो प्रोडक्ट है इनको बिक्री की जाती है, ठीक है, इनको क्या किया जाता है, इस प्रकार से बिक्री की जाती है। तो इसमें एक साथ नहीं की जाती, एक साथ नहीं की जाती, इसमें अलग अलग प्रकार से की जाती है। जैसे 100 करोड़ रुपए का किसी को निवेश करने, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का बात की गई, 100 करोड़ किसी अदर को करने की बात की गई, 100 करोड़ किसी अलग को करने की बात की गई। इस प्रकार से इसमें क्या किया जाता है, यही जो माल परचेज किया गया है कंपनी से, उसको अलग अलग मार्केट में किया जाएगा, ठीक है, अलग अलग, ठीक है, मार्केट एक ही रहेगा, लेकिन इसको जो पैसा से जो चीज़ सामान परचेज किया है उसका डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मार्केट में बेचा जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि यही जो सामान है, यही जो सामान है एक्चुअली में देखा जाए ना, तो यही जो सामान है एक निश्चित मूल्य पर भी अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को डिसाइड करती है, ठीक, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो वो निश्चित मूल्य पे बिकेगा। लेकिन आप जानते हो
क्या होता है कि अगर कोई प्राइवेट संस्था इसको डिसाइड करती है तो वो मांग आपूर्ति के आधार पे करती है। मैंने आपको बताया ना, मांग और आपूर्ति के आधार पर डिसाइड करती है। तो वो क्या करेगी, अगर देखा जाए ना, तो अगर वो मार्केट में कोई वस्तु आती है, ठीक है, अगर वो वस्तु ज़्यादा इंटरेस्टेड है, अच्छी है, राइट, तो लोग उसे ज़्यादा ज़्यादा परचेज करेंगे। तो उनपे क्या है कि मांग में वृद्धि होगी, आपूर्ति आपूर्ति तो होगी, लेकिन वो मांग में जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि होगी, तो इससे क्या है कि यही जो प्रोडक्ट है महंगा बेचेगा, यही प्रोडक्ट है महंगा बेचेगा। तो इसमें क्या हो जाता है कि लोग ज़्यादा ज़्यादा क्या करते हैं, इस पर बढ़ा चढ़ाकर मूल्य डिसाइड करते हैं। ठीक, बढ़ा चढ़ाकर मूल्य डिसाइड करते हैं। जैसे 10 रुपए का है तो अगला वाला 15 रुपए कहेगा, अगले वाला फिर कहेगा हम 20 रुपए कहेगा। तो ये मांग पर डिपेंड करता है, क्योंकि उतना उत्पादन नहीं है, इतने लेने वाले ज़्यादा हैं। तो यही जो वस्तु है ना, ये मार्केट में भले ही ये कंपनी से 10 रुपए की बन के आई है, लेकिन ये 20-20, 50-50, 100-100 रुपए की बाजार में बिक जाती है। ठीक है, तो इतना, यही तो कहलाता है मार्केट, और कुछ नहीं है। मार्केट यही है, शेयर मार्केट मतलब यही है कि कोई भी प्रोडक्ट कंपनी से बन के आया, निश्चित रूप से वो एक निश्चित मूल्य के आधार पे आता है, लेकिन आप जानते हो मांग और आपूर्ति के आधार पर वो मार्केट में ज़्यादा ज़्यादा महंगा बिकता है, ज़्यादा ज़्यादा महंगा बिकता है, राइट। लेकिन आप जानते हो, लेकिन एक दिमाग में क्लियर कट कर लेना कि जब शेयर मार्केट में क्या होता है कि इसके में ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी अगर बना रही है ना, तो सभी का जो मूल्य है वो एक निश्चित हो। क्योंकि आप जानते हो, अगर एक कंपनी के अगर प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिक रहे हैं, तो दूसरी के कहीं ना कहीं कम नीचे गिरेंगे ही, ये 100% है। दोनों जितनी भी कंपनियां हैं, सभी को एक समांतर रूप से कभी भी अपने प्रोडक्ट को शेयर नहीं कर पाती हैं। ठीक है, अगर किसी के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो रहे हैं तो किसी के कम होंगे, किसी के देखा जाए, मान लो 5 ले लो, 5 कंपनियां ले लो, तो 5 में जैसे 2 के अच्छे काफ़ी महंगे से बिच रहे हैं, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वो कंपनी ज़्यादा बनाई। अब उस 3 जो हैं उनकी इतनी मांग नहीं है, उनकी इतनी मांग नहीं, उनका प्रोडक्ट इतना अच्छा भी नहीं बना है, राइट। तो वो क्या करेंगे, इसे सस्ते में बेचेंगे। वो सोचेंगे चलो घाटे में जा रहे हैं, लेकिन ये माल मेरे यहाँ से निकलना चाहिए किसी प्रकार से। तो वो आपने देखा होगा, तो वो जब देखा हो आपने, जैसे वो माल बनता है, तो कभी कभी क्या होता है कि 2 कंडीशन के आधार पे होता है। पहली कंडीशन आप देखा जाए तो जो कंपनियां सस्ते में हैं, ठीक, जो कंपनियां माल बेच रही हैं वो घाटे में जा रही हैं, तो वो अपना माल जो है वो देखा जाए तो या तो इसका क्या करेंगे, विनिर्माण करेंगी वो। दूसरी बात है, या तो इसको वो कम दामों पर मार्केट में बेचेंगे। ठीक, लोग पसंद करेंगे तो लेंगे, या तो नहीं लेंगे, फिर उनको गड्ढा में ही फेंका जाता है। दूसरी बात है कि आपने देखा हो, कोई अगर नई कंपनी स्टैब्लिश होती है, राइट, नई कंपनी स्टैब्लिश होती है, तो वो कंपनी क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट को जब वो बनाएगी तो उसका ब्रांड अलग रहता है, राइट, उसका ब्रांड अलग रहता है। कभी भी कॉपीराइट नहीं होता है, सबका अपना अपना रहता है, ब्रांड रहता है। तो वो क्या करते हैं कि जैसे नया कंपनी स्टैब्लिश हुई, ठीक, नई कंपनी आई, तो उसने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बनाया, तो वो प्रोडक्ट को क्या करती है, वो सस्ते दामों में पहले बेचती है। पहले वो सस्ते दामों में बेचती है, क्यों, वो पहले अपने को प्रचार विस्तार करना चाहती है, वो अपने को दिखाना चाहती है कि देखो हम न्यू हैं, और हम अभी अभी आए हैं, और हम इस चीज़ को अपने मार्केट में डेवलप करना चाहते हैं। तो इसलिए वो क्या करेगी, आपने देखा हो कि जब आपने देखा हो, गाँवों में देखा हो, या आपने कहीं भी मार्केट में देखा हो कि लोग लेकर आते हैं, वहाँ पे आपने देखा हो तेहड़िया बोले जाते हैं उनको, तेहड़िया, उनको तेहड़िया कहते हैं, राइट। तो तेहड़िया जो होते हैं वो एक्चुअली में गाँव गाँव जब जाते हैं, तो आपने देखा हो नया नया इतना इतना कहते हैं, आपने देखा हो 50 रुपए का 100 ले लो, या 10 का इतना ले लो, 1 किलो ले लो 5 रुपए का, 15 का 10 किलो, इस प्रकार से शेयर का बेचते हैं। वो क्यों बेचते हैं, वो नया नया प्रोडक्ट बनता है, तो मार्केट अपनों को प्रस्टिज करने के लिए, मार्केट अपनों को डेवलप करने के लिए, अपने को विकास करने के लिए वो मार्केट सस्ता कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ओल्ड कंपनियां अपना मार्केट में जो मूल्य डिसाइड करके बेच रही हैं, उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उस पर प्रभाव पड़ता है। फिर वो क्या करेंगी, वो भी क्या करेंगी, अपने मूल्य को एक प्रकार से, एक या तो वो 2 कंडीशन अपनाएंगी, फिर वो या तो वो उसको भी थोड़ा दिन के लिए रोक लेंगी, ठीक। दूसरी बात है, वो भी सस्ते पे देंगी, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर अगर देखा जाए ना, जब सस्ते पे देंगी तो उत्पादन क्षमता जो है उसमें ज़्यादा वृद्धि होती है, ठीक, ज़्यादा वृद्धि होती है। तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो इतना आपको डिमांड सोच में, आपके माइंड में होना चाहिए। तो यही एक्चुअली में शेयर मार्केट है, और ये कुछ भी नहीं है। लेकिन शेयर मार्केट जो है ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, ब्रोकर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ब्रोकर जितना ज़्यादा इसमें काम करते हैं, वही सबसे ज़्यादा ना
शेयर मार्केट को बढ़ावा देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। ये क्या करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाते हैं कि हाँ इतना प्रोडक्ट बिक रहा है, इतना प्रोडक्ट बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि बाजार को देखा जाता है। लेकिन एक चीज़ माइंड में और सेट कर लेना कि ये जो ब्रोकर होते हैं एक ऐसा समय डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ कुछ किस किस टाइम पीरियड पर ये जो प्रोडक्ट बना है ये उसकी महंगाई के आधार पर वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा। तो आप जानते हो रही है, दीपावली है, तो ऐसे में उनको लगता है कि तीज त्यौहार पे चीनी ज़्यादा बिकेगी, चीनी ज़्यादा लेंगे लोग, ठीक है। तो ऐसे में वो चीनी महंगी हो जाती है, होती है कि नहीं। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये यही तो शेयर मार्केट है और कुछ नहीं है इसमें। लेकिन शेयर मार्केट को मेंटेन तो सेबी करता है, लेकिन सेबी अपने हिसाब से नहीं करता है, ठीक है। सेबी जो है वो अपने हिसाब से नहीं करता है, उसके अंतर्गत भी एक संस्था होती है, उसको थोड़ा समझ लो। पहले सेबी के विषय में हम समझा देते हैं। तो सेबी एक्चुअली में अगर देखा जाए ना, ब्रोकर को पहले दलाल स्ट्रीट भी बोलते हैं, इसको आप लिख लेना, दलाल स्ट्रीट। और सबसे ज़्यादा जो पहला ब्रोकर जो था ना वो था बॉम्बे में, बॉम्बे। चलो, ये ब्रोकर भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादा कमाते हैं, क्योंकि ये इधर से भी लेते हैं, इधर से भी लेते हैं, ये क्योंकि माल को ना इधर से इधर बिकवाते रहते हैं ना, इस वजह से कंपनी से माल लेंगे, उस पर से निचोड़ेंगे और जहाँ पे ये मार्केट में शेयर कराएंगे, ठीक है, वहाँ से भी ये पैसे लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये कमाते हैं ब्रोकर। चलो, अब हम थोड़ा सेबी पे बात कर लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा इसको साफ कर दें। शेयर मार्केट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इजी है, शेयर मार्केट कुछ नहीं है। और ये शेयर मार्केट जो डिपेंड करता है ना, तो इसके अंतर्गत कई सारे आपने जैसे पढ़े हों, प्रतिभूति है, बॉन्ड है, यील्ड बॉन्ड है, ठीक है। को भी हम थोड़ा समझा देंगे। प्रतिभूति तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए, चलो, तो सबसे पहले हम सेबी को थोड़ा समझ लेते हैं। सेबी का मतलब आप जानते ही हो, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको वैधानिक दर्जा जो दिया गया था 1992 में, उस संवैधानिक या वैधानिक दर्जा इसको प्रदान किया गया था। और आप जानते हो ये एक्चुअली में सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये भी क्या करता है, सबसे पहले तो बात यह है कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में शेयर हो रहे हैं तो उनके संबंधित, उनके कार्यक्रम से संबंधित, उनके संबंधित रूल कैसे होने चाहिए उनको विनियमित करता है सेबी। सेबी का मुख्य कार्य यही है कि जो भी मार्केट में प्रोडक्ट हैं या मार्केट में जो भी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, जो शेयर मार्केट से संबंधित व्यवस्थाएं हैं उनको कैसे मेंटेन करना है। और आप जानते हो उनसे संबंधित कोई नियम बनाना है, रूल बनाना है, वो सेबी बोर्ड है, ठीक, उसके तहत ही इसको क्या दिए जाते हैं, कार्यान्वयन की शक्ति दी जाती है। और ये जितना भी एक्टिविटीज करती है ना, ये सेबी ही करती है, राइट। तो सेबी अलग अलग तरीके से अपने अकॉर्डिंग स्वतंत्र होती है रूल बनाने में। लेकिन आप जानते हो इसके जो रूल हैं अगर किसी प्रकार के गलत हैं, जो मार्केट में ठीक नहीं है, तो आप इनके विरुद्ध भी आप अपील कर सकते हो, न्यायालय में जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्ट में भी इसके खिलाफ जा सकते हो, ठीक है। थोड़ा हम बता देंगे अभी बाद में। लेकिन सेबी जो है एक्चुअली मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका जो कार्य है, मुख्य जो ध्येय है यही क्या है, बाजारवादी पूंजी, जो बाजारवादी व्यवस्था है, इस बाजारवादी व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी मार्केट प्राइस पे मूल्य पे वस्तुएं होती हैं इससे संबंधित रख रखाव, मेंटेन, उसका जो भी है निर्धारण करना है, वो सब क्या करता है, सेबी करता है। चलो, तो सेबी एक्चुअली में खुद से ही नहीं है, लेकिन सेबी के अंतर्गत आप जानते हो एक मार्केट जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन होता है उसके तहत किया जाता है। तो आप जानते हो इसके ही अंतर्गत एक काम करती है संस्था सेबी में, उसका नाम है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं, ये काम करती है। तो अलग अलग जब कोई भी निर्देश जब जारी करती है सेबी, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है
इसी को ही ये क्या करती है, जारी करने की आदेश देती है। फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन जो है यही एक्चुअली में मार्केट से संबंधित अगर किसी प्रकार का मैनेज करना है या कोई भी एक्टिविटीज अगर मार्केट में करना है, नया नया नियम लाना है या किसी प्रकार का रूल्स लाना है या कोई प्रबंधन से संबंधित कोई क्रियाकलाप है उसको कम करना है, ज़्यादा करना, ख़त्म करना, ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट का काम होता है। लेकिन आप जानते हो ये सेबी होता है, सेबी के दिशा निर्देश के माध्यम से ही ये काम करता है, उसके अंतर्गत ही ये काम करता है। ठीक है। और आप जानते हो ये पूरा जो सेबी एबी है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। गृह मंत्रालय जो होता है उसी के तहत ही काम होता है, क्योंकि गृह का मतलब ही आप जानते हो हमारा घरेलू स्तर पर, और मार्केट जो है वो एक तरफ अपना घरेलू स्तर मार्केट है। भले ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं हस्तक्षेप करती हैं, काम करती हैं, लोग काम करते हैं, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे देश में है तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही ये आता है। तो अब बात ये आती है कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट इसका काम क्या होता है। तो ये आप जानते हो कि अलग अलग प्रकार से कुछ चीज़ें जारी करती है। पहली बात तो ये देखा जाए, डिपॉजिटरी आपने नाम सुना हो, ठीक है, डिपॉजिटरी है। इसके बाद डिजास्टर रिकवरी भी है, और बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान है, इसे हम व्यावसायिक निरंतरता भी बोलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंस्टीट्यूट होता है वो जारी करता है। लेकिन इसके जो अलग अलग कुछ मानदंड होते हैं उनको थोड़ा समझ लो। सबसे पहले हम समझते हैं बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, यानी कि व्यावसायिक निरंतरता, व्यावसायिक निरंतरता। अब देखो व्यवसायिक निरंतरता का मतलब ही आप समझ रहे हो, व्यवसाय का मतलब ही आप जानते हो, व्यवसाय व्यवसाय। अब वो व्यवसाय कैसा होना चाहिए, अब वो व्यवसाय का मतलब आप जानते हो कि अगर कोई चीज़ें हैं व्यवसाय से संबंधित हैं, अगर कोई भी किसी क्षेत्र विशेष में आप काम कर रहे हो तो वो काम जो है उससे संबंधित किसी प्रकार सा ऐसा तो है नहीं जो आपने काम किया है वो घर पे ही आपने रख लिया हो। ओके, अगर कोई व्यवसाय है उससे जुड़ा अगर कोई भी फैक्ट आता है तो निश्चित रूप से वो मार्केट में उसका कहीं ना कहीं उसका प्ले रोल रहता है, ठीक है, उसको यूज किया जाएगा, राइट। तो वो एक व्यवसाय से आ जाता है। तो व्यवसाय के अंतर्गत ही अगर वो चीज़ें हैं, ठीक है, अगर वो चीज़ें कोई वस्तुएं हैं, अगर कोई वस्तुएं कच्चे माल से बनकर विनिर्मित करके उनको प्रोडक्ट किया जा रहा है तो एक प्रकार से वो एक व्यवसाय के अंतर्गत है। लेकिन उसकी निरंतरता कैसी होनी चाहिए उसको मेंटेन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन करता है, ठीक है। तो मार्केट में व्यवसाय की निरंतरता को बनाए रखना है, और निरंतरता किस प्रकार की होनी चाहिए, इसके संबंधित किसी प्रकार से रख रखाव करना है या इससे जुड़े भी जो भी मानदंड अपनाना है, तो उनसे संबंधित व्यवसाय की निरंतरता में कितनी कमी होनी चाहिए, कब बढ़ावा होना चाहिए, मांग पूर्ति के आधार पर कैसा क्या होना चाहिए। तो व्यवसाय निरंतरता को बनाए रखने के लिए ही मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, एक कंडीशनल जारी करता है। वो क्या करता है, डिजास्टर रिकवरी करता है। क्या करता है, जिसको डिजास्टर रिकवरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य यही होता है कि पहले इसको थोड़ा समझ लो, व्यवसायिक निरंतरता को समझ में आई गया, यानी कि जो भी व्यवसाय हो रहा है उसको निरंतरता को बनाए रखना है, राइट, निरंतरता को बनाए रखना है। लेकिन आप जानते हो कोई भी कंडीशन ऐसी आ जाती है, जैसे कोई आपत्ति आ गई, ठीक है, कोई आपत्ति आ गई, आपत्ति में आप जानते हो प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं में जैसे कि भूकंप है, कोई तूफानी है, इससे क्या है आर्थिक क्षति होती है। दूसरी जैसे अभी कोविड-19 चला था, ये भी प्राकृतिक घटना के अंतर्गत हम शामिल कर लेते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक घटना कोई भी चीज़ें आ जाती हैं, कोई भी प्राकृतिक घटना घटती है तो ऐसी प्राकृतिक घटना के अंतर्गत आप जानते हो कि यही मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है वो क्या करता है, डिजास्टर जारी करता है, डिजास्टर रिकवरी, ठीक, वो क्या करेगा, जारी करेगा। तो इस डिजास्टर रिकवरी के अंतर्गत जब वो जारी करता है तो निश्चित रूप से इसमें क्या होता है कि जो भी आपने देखे हो प्राकृतिक आपदाओं में जो वस्तुओं का स्थानांतरण किया जाता है, वस्तुओं का जो स्थानांतरण होता है उन वस्तुओं का स्थानांतरण को रिकवरी किया जाता है, राइट, रिकवरी किया जाता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि प्राकृतिक घटनाएं हैं सभी जगह हो, कुछ क्षेत्र विशेष में भी हो सकती हैं, संपूर्ण भारत में भी हो सकती हैं, कहीं भी हो सकती हैं। तो वहाँ पर जो लेन देन का जो संबंधित जो जुड़ाव होता है व्यापार से या किसी प्रकार से आप एक दूसरी जगह पे हस्तांतरण करते हैं, माल की ढुलाई करते हैं, तो उसको क्या करता है, यही रिकवरी करता है, राइट। तो ये अलग अलग क्या है टूल्स अपनाता है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, अलग अलग टूल्स अपनाता है। पहला है व्यवसाय को निरंतर बनाए रखना है, ठीक, उसको मेंटेन कैसे करना है। दूसरी बात, अगर किसी प्रकार की आपत्ति आ जाती है, प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं,
तो उस स्थिति में डिजास्टर रिकवरी वो करता है, राइट। और उसी डिजास्टर रिकवरी के अंतर्गत जो लेन देन है उस चीज़ को कैसे मेंटेन करना है और किस प्रकार से उसको सुरक्षा प्रदान करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को बनाए रखना है, यही करता है डिजास्टर रिकवरी, ठीक है। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो वो थोड़े समय के लिए होती है, अस्थायी होती है, ठीक है, अस्थायी होती है। नहीं, जैसे प्राकृतिक घटना किसी विशेष कंडीशन में है तो वहाँ पर जो भी डिजास्टर रिकवरी के अंतर्गत क्या होता है कि सुरक्षा अगर प्रदान की जाती है किसी चीज़ को तो उसको लेकर के अस्थायी रूप से उसको स्थानांतरित किया जाता है। स्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है, ठीक है। तीसरा टूल्स अपनाती है इसमें समाशोधन की, ठीक है। समाशोधन आपने शब्द सुना हो, समाशोधन। समाशोधन में आप जानते हो तो समाशोधन के अंतर्गत जैसे व्यापार में किसी प्रकार का जोखिम है तो उस जोखिम को प्रबंधन करना है, राइट, या संपार्श्विक प्रबंधन करना है, वो सभी किस में आ जाता है, समाशोधन में आ जाता है। जैसे व्यापार नहीं होता है, लेन देन करते हैं, ठीक है, उस व्यापार के अंतर्गत किसी प्रकार की गतिविधियां होती है तो उसको क्या करना है, जोखिम से बचाना है, ठीक है, उसको क्या करना है, जोखिम से बचाना है। तो जोखिम प्रबंधन करना है, संपार्श्विक संपत्तियां होती हैं उनको प्रबंधन करना है, ये सब क्या करता है, ये समाशोधन एक टूल्स होता है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो वो अपनाता है। चलो इतना समझ में आ गया। और भी जैसे अपनाता है, जैसे डिपॉजिटरी, ठीक है, डिपॉजिटरी एक शब्द आता है। देखो ये बहुत ज़्यादा हम डीपली बता रहे हैं, वैसे तो इतना तक यूपीएससी पूछ तो लेता है। तो डिपॉजिटरी जो होता है एक्चुअली में देखा जाए ना तो जैसे बैंकें आपने देखी हो, कोई संस्था है, बैंक संस्था, ओके, तो बैंक संस्था या संगठन है वो क्या करती हैं, एक प्रतिभूतियां जारी करती हैं, ठीक, वो प्रतिभूतियां जारी करती हैं और उन प्रतिभूतियों के तहत क्या करते हैं, यही प्रतिभूतियां जारी करके वो अलग अलग मार्केट से क्या करती हैं, कोई भी प्रोडक्ट है उसको नियंत्रण करना है या उस प्रोडक्ट के तहत वो क्या करेंगी, अपने पास वो चीज़ को रख लेंगी, ठीक है। अब उस चीज़ को जब वो रख लेती हैं, वस्तु को या कोई प्रोडक्ट है उसको रखती हैं, तो उससे संबंधित वो क्या करेगी, प्रतिभूतियां अपने पास भी रखती है, जारी भी करेगी, फिर इसके बाद वो अपने पास भी रखेगी। तो इससे क्या है कि जो भी मार्केट में प्रोडक्ट ज़्यादा है उसके अंतर्गत जो बैंक या कोई संस्था या संगठन है वो क्या करेगा, उस चीज़ को ज़्यादा एक प्रतिभूति जारी करते हुए उसको क्या करेगा, निर्धारण करेगा, राइट, और उसे वो मार्केट में अलग अलग प्रकार से उसे शेयर करने का प्रयास करेगा। यही होता है डिपॉजिटरी। वैसे ये डिपॉजिटरी जो है ना एक्चुअली में देखा जाए तो ये स्थायी प्रकृति का नहीं होता है, ये भी ये समझ में आना चाहिए। चलिए, तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया है ना। लेकिन आप जानते हो सबसे पहले हमारे यहाँ पर आपने सुना हो बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये 1872 से काम कर रहा है, लेकिन ये जो है ना वर्तमान में इतना ज़्यादा प्रयोग में नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे जो भी ब्रोकर थे, जो भी कार्यकर्ता थे ना, ब्रोकर बड़े बड़े, उन्होंने क्या किया गया, इसे घाटा पहुँचा दिया बीएसई को। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो था ना 1872 से काम कर रहा है। तो ये एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1872 से है और ये घाटे में चला गया, ठीक है, पहले यही काम करता था, ये घाटे में चला गया। फिर बाद में आप जानते हो क्या आया, एनएसई, ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये वर्तमान में बहुत अच्छा काम कर रहा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, ये सशक्त, इसने एक सेंसेक्स, आपने सुना हो एक सूचकांक होता है सेंसेक्स, यही सेंसेक्स सूचकांक कौन जारी करता है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो था इसी के तहत इसने जारी किया था सेंसेक्स। और इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे ना, जो वर्तमान में 30 कंपनियां जो होती हैं वो इसी के अंतर्गत डाटा जुटाया जाता है, वो ये देखा जाता है। सेंसेक्स का मतलब तो आप समझ लो, जैसे क्या होता है कि अलग अलग कंपनियां हैं, ठीक है, अलग अलग कंपनियां हैं, तो अलग अलग कंपनियों में अपने अपने शेयर होते हैं, ठीक, सबके कंपनी के अपने अपने शेयर होते हैं, तो उन शेयर में उनका मूल्य जो है वो कितना आज दैनिक रूप से कितना कम हुआ, कितना गिरा, उनका जो भी देखा जाता है उसका मूल्य जो है एक दिनचर्या के आधार पर वो कितना, सेंसेक्स में उसको आंकड़े जुटाए जाते हैं कि किसी कंपनी का
तो वस्तु का मूल्य है, ठीक है, वो कितना रहा, कल कितना रहेगा, इस हिसाब से देखा जाता है। तो सभी कंपनियों का अलग अलग होता है, वो सेंसेक्स में ही जारी किया जाता है, और वो कौन करता है, बीएसई के अंतर्गत ही एक सेंसेक्स होता है, वो जारी करता है। इसी के अंतर्गत जानते हो निफ्टी आपने सुना हो, तो निफ्टी जो शब्द है ये एक्चुअली में देखा जाए ना तो इसके अंतर्गत 1600 कंपनियों में से 50 कंपनियां जो हैं वो इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं, और एनएसई ने निफ्टी को जारी किया था। एनएसई ने क्या किया था, इस निफ्टी को जारी किया गया था। इसका भी यही काम है इसका भी यही काम हुआ है कि ये देखा जाए ना एनएसई, तो ये भारत का सबसे बड़ा निजी बाजार है, भारत का ये सबसे बड़ा निजी बाजार है, भारत का सबसे बड़ा निजी बाजार है। और इसी के तहत क्या किया जाता है, निफ्टी जारी किया जाता है। 50 कंपनियों को कम से कम ये जारी करता है, ठीक है। और उसका सूचकांक ये देखता है कि आ, ये लेकिन एक दिन पिछले से कंपेयर किया जाता है। जैसे आप पिछले का दिन कोई ले लो, तो उस दिन में कोई भी कंपनी के जो शेयर थे वो मार्केट में किस प्रकार से उसका मूल्य कितना रहा है, ठीक है, कितना उसका शेयर किया गया, कितना बेचा, किस हिसाब से उसका सूचकांक जुटाया जाता है। फिर उसी के दूसरे दिन क्या किया जाता है, फिर उससे कंपेयर किया जाता है, लास्ट वाले दिन से उसका दूसरे दिन कंपेयर किया जाता है। हाँ, तो इससे ये पता चलता है कि पहले दिन उसके प्रोडक्ट शेयर रहे मार्केट कितने रहे, दूसरे दिन कितने रहे, ये चीज़ को देखा जाता है। इसमें इससे क्या होता है कि जो भी देखा जाए ना, जो बड़े बड़े क्या होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, वो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनियों में या फैक्ट्री किसी उद्योगों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो एक निश्चित मूल्य एक किसी कंपनी विशेष में नहीं करते हैं, वो म्यूचुअल फंड में करते हैं। एफपीआई आपने नाम सुना, पोर्टफोलियो निवेश, उस हिसाब से करते हैं ना, वो हम आपको बताएंगे पोर्टफोलियो निवेश होता क्या है, उस हिसाब से करते हैं। तो उससे ये पता चलता है ना कि कोई भी व्यक्ति कोई कंपनी घाटे में चल रही है, कितनी फायदे में चल रही है, उस चीज़ को क्या है, ये सेंसेक्स है, निफ्टी है, इनसे पता चलता रहता है। तो सेंसेक्स में क्या है, 30 कंपनियों को शामिल किया है, निफ्टी में 50 कंपनियों को शामिल किया गया है, और यही क्या है, प्रतिदिन प्रतिदिन इनका जो आंकड़ा रहता है ना, इनका जो सूचकांक है वो बदलता रहता है, प्रतिदिन बदलता है। कोई सामूहिक नहीं होता है, हर एक कंपनी का अपना अपना अलग अलग होता है, ठीक है। चलो समझ में आ गया। एनएसई बीएसई समझ आया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब यही है, मतलब कि स्टॉक है जो भी है, मतलब कि स्टॉक मतलब आप जानते ही हो एक प्रकार का हिस्सा है, और एक्सचेंज जो है वो बाजार प्रणाली के अंतर्गत क्या है, व्यापार का लेन देन से संबंधित होता है, उसी को बोलते हैं बीएसई। एनएसई वो बॉम्बे है, वो ये नेशनल है। बॉम्बे जो है वो एक्चुअली घाटे में चला गया है, नेशनल वर्तमान बहुत अच्छा काम कर रहा है भारत में, ठीक है। चलिए, और निफ्टी के विषय में और थोड़ा अगर जानना है तो ये एक प्रकार की स्वचालित है, ठीक है। ये क्या है, एक स्वचालित है। स्वचालित एक पूरी तरह से स्वचालित होता है, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो वस्तुएं होती हैं उनकी ट्रेडिंग है, उनको क्या करता है, ये सुविधा प्रदान करता है, एक्सचेंज करता है, ठीक है। चलिए, और ये साथ ही साथ देखा जाए ना तो ये ब्लू चिप की जो कंपनियां होती हैं, ठीक, ब्लू चिप की जो कंपनियां हैं सबसे बड़ी और सबसे अधिक तरल जो भारतीय प्रतिभूति में जो पोर्टफोलियो होता है उसको ट्रैक करता है। जैसे एक व्यक्ति है, अलग अलग कंपनियों में वो क्या करता है, अपना भी निवेश करता है, ठीक, वो क्या करता है, निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अब वो निवेश जब वो निवेश करता है तो क्या होता है कि जब वो निवेश करता है तो उसकी तरलता चेक करता है, समझ में आ गया। जब वो निवेश करेगा ना तो उस जिस कंपनी में किया गया निवेश किया गया है, तो उसमें क्या है, उसकी तरलता देखी जाती है। तो वो तरलता को कौन करता है, ट्रैक किया जाता है। वो ट्रैक कौन करता है, निफ्टी करता है, राइट। उसको ट्रैक ट्रैक किया जाएगा, निफ्टी ट्रैक ट्रैक करता है। और ये देखा जाए तो एक स्वचालित होता है, ठीक है। ये क्या है, भारत का पहला पूरी तरह से स्वचालित एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करने वाला एक एक्सचेंज है, ठीक है, और कुछ नहीं है निफ्टी। चलिए, समझ में आ गया। अब भारत में इसी मार्केट से व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए अन्य भी अलग अलग प्रकार से अधिनियम रहे हैं। जैसे प्रतिभूति संपदा अधिनियम रहा है 1956 का, ठीक है। इसने क्या काम किया था, जो प्रतिभूतियों की लिस्टिंग थी, ट्रेडिंग थी, स्टॉक ब्रोकर से इन्होंने जो पंजीकरण था उस पर रोक लगाता था, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो प्रतिभूतियों की लिस्टिंग करना है, उनका ट्रेडिंग करना है, स्टॉक ब्रोकर्स करना था, उस पर इसने क्या किया था, प्रतिभूति संपदा 1956 अधिनियम के तहत इन चीज़ों पर रोक लगाया था, ठीक है, उससे संबंधित था।
फिर इसके बाद 1996 में एक डिपॉजिटरी अधिनियम आता है। वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो धारित जो प्रतिभूतियाँ होती हैं उनका क्या करता है, ये अभौतिकरण करता है। समझ रहे हो, कौन सा, 1996 का है डिपॉजिटरी अधिनियम। इसके बाद है इनसाइडर ट्रेडिंग विनियमन 2015 का है। ये स्टॉक एक्सचेंज को सूचीबद्ध करता है, ठीक है, और ट्रेडिंग को क्या करता है, प्रतिबंधित भी करता है। चलो, इतना पर्याप्त है, समझ में आ गया ना। इसके बाद धोखाधड़ी से संबंधित सुरक्षात्मक प्रयास और भी सरकार ने किए हैं, जैसे धन शोधन निवारण एक्ट है 2002 का है। चलो, तो इतना आपके लिए पर्याप्त है, और इसमें खैर ज़्यादा कुछ खास है नहीं। लेकिन आप जानते हो सेबी जो है, इसमें आपको मैंने बता ही दिया है, और ये देखा जाए ना तो इसके पास काफ़ी शक्तियाँ होती हैं। ये व्यापार को रोक भी सकती है, उसे नए निर्देश भी दे सकती है, ठीक है। यह प्रतिभूतियों को खरीदना है, बेचना है, कंपनियों से जुड़ना है, ठीक है, इस पर ये रोक भी लगा सकती है और जारी भी कर सकती है। इतना इसको सेबी को पावर दी गई है। चलो, लेकिन आप जानते हो अगर सेबी का कोई भी आदेश है, अगर वो गलत है, गलत साबित होता है, तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, एक 3 सदस्यीय प्रतिभूति जो अपीलीय न्यायाधिकरण होता है, एसएटी बोलते हैं उसको, ठीक है, 3 सदस्य का होता है, तो वहाँ पर आप इसकी अपील कर सकते हो। अब वहाँ पे अपील अगर ठीक ढंग से सुनवाई नहीं करता है, तो वही जो प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण है वो सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा या उच्च न्यायालय में जाएगा, इसकी विषय में जानकारी वहाँ पे देगा जा करके। तो ये अपील करने का भी इसमें व्यवस्था दी गई है कि अगर सेबी द्वारा कोई भी आदेश निर्देश है, अगर वो बाजार प्रणाली व्यवस्था के तहत ठीक नहीं है, तो आप वो प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण में क्या कर सकते हैं, इसकी अपील कर सकते हैं। और उसके तहत अगर किसी प्रकार की ठीक सुनवाई नहीं होती है, तो आप उसके माध्यम से आप न्यायालय में भी इसकी अपील कर सकते हैं। तो इतना पर्याप्त है सेबी से संबंधित, और ख़ास कुछ है नहीं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको शेयर मार्केट समझ में आ गया होगा, और शेयर मार्केट के अंतर्गत जितने भी मैंने आपको डाटा बताए हैं, और जो इतना भी आपको मैंने नियम हैं, जो व्यवस्थाएं हैं भारत देश की, जितने के अंतर्गत बाजार प्रणाली को स्थापित किया गया है, कैसे रेगुलेट होती है, कैसे क्या काम करते हैं, तो इसके विषय मैंने डिटेल से समझा दिया है, और ख़ास ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, पर्याप्त है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। कल हम पढ़ेंगे तरलता, म्यूचुअल फंड पढ़ेंगे, तरलता पढ़ेंगे, एफपीआई पढ़ेंगे, ठीक है, एनपीए पढ़ेंगे। इस विषय में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। चलिए।